सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राम में। तो गाइस, हम आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये टोटली एग्जाम बेस्ड है और ये एसएससी जीटी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। इसमें करंट अफेयर्स लेकर जीके जीएस में मैंने डाला ही है जीके जीएस जो बहुत हेल्प करेगा। सीरियसली गाइस, 50 क्वेश्चन है और आप इसे पूरा देखिएगा। और मैंने इसके साथ साथ एक चीज स्पेशल ये भी ऐड की है कि इसके साथ पिक ऐड की है जो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि केपीपी नैम्बियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन बी रतन टाटा को, या ऑप्शन सी एस सोमनाथ को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसे सम्मानित किया गया है वो है एस सोमनाथ। जो यहाँ पे मैं पिक भी लगाई हूँ, ये है हमारे एस सोमनाथ जी और ये है इसरो के चेयर पर्सन है। इनको ही केपीपी नैम्बियर अवार्ड से 2024 में इन्हें नवाजित किया गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि चर्चित जो ढोकरा कला है, ढोकरा कला याद रखिएगा कि जो ढोकरा कला है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। तो ढोकरा कला जिस राज्य से संबंधित है वो छत्तीसगढ़ है और ये बहुत करंट का क्वेश्चन है गाइस। तो इसे याद रखिएगा कि जो ढोकरा कला है वो छत्तीसगढ़ का। और गाइज मैं एसएससी जीरो वालों के लिए डेली 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज इसे आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को भी मिले हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, या ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओडिशा। और यहाँ पे मैं पिक भी दी हूँ क्योंकि जो पिक ऐसी चीज होती है जब हम लोग मूवी देखते हैं तो हम लोग उसको नहीं भूल पाते क्योंकि वो पिक्चर रहता है। तो इस वजह से वो याद रहता ही है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये पिक दिया ताकि आप लोग चीजों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। तो चलिए, तो ये जो हमारा है ये हमारा है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे याद रखिएगा कि ये हमारा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में, सॉरी ओडिशा, छत्तीसगढ़ बोलते हैं, ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे भी दूंगी क्योंकि बहुत टाइम ये देखने को मिलेंगे ये सवाल। तो ये पंचायती राज से रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो इसका ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी पंचायत समिति, या ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिला परिषद जो है वो पंचायत राज की सबसे बड़ी संस्था है। ये याद रखिएगा कि जिला परिषद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए शिवाजी को, ऑप्शन बी शहाजी भोसले को, ऑप्शन सी जीजाबाई को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिवाजी। सो देख सकते हैं ये है हमारे शिवाजी। तो इनको ही मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो थर्मामीटर में जो होता है ये इसी में पारा होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पारा है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो निमोनिया से कौन सा मानव शरीर का सबसे अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन बी फेफड़ा, या ऑप्शन डी किडनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फेफड़ा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फेफड़ा का ये भी लगाया ताकि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाए। तो याद रखिएगा कि निमोनिया से जो मानव शरीर का अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है वो होता है फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो बहुत लोगों को लगता है 1 घंटा 40 मिनट ऐसे लगता है, बट ये टोटली रॉन्ग है। जो लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 40 मिनट, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 30 मिनट,
या ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया गया कि कितना लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है ना शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होगी ये निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि पुरुष में यूरिया बनता है। तो पुरुष में जो यूरिया बनता है वो किससे बनता है? तो ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी किडनी में, ऑप्शन सी नेफ्रॉन में या ऑप्शन डी मूत्राशय में। तो ये देख के आप लोग समझ गए होंगे कि यकृत में, जो पुरुष में यूरिया बनता है वो यकृत में बनता है यूरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि अकबर का जो दीन इलाही धर्म सफल नहीं रहा, क्योंकि? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर का जो दीन इलाही जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो क्यों सफल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि अकबर के बाद इसे नहीं अपनाया गया, या ऑप्शन बी इसे जनता के सामने ठीक से पेश नहीं किया गया, या ऑप्शन सी मुस्लिम ने रिवाज को स्वीकार नहीं किया, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि अकबर का जो दीनी इलाही धर्म सफल इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसे जनता के सामने ठीक से पेश नहीं किया गया, इस वजह से इनका दीनी इलाही धर्म असफल रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, और मैं चीजों को भी हाईलाइट किया ताकि आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा कि जो क्वेश्चन को जो चीज से कनेक्ट करती है मैं उस चीज को हाईलाइट की हूँ। तो ये मैं पहले भी बोली हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा कि एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी मौलिक एसिड, ऑप्शन सी पाइरुविक एसिड, या ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है वो सिरके का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद जो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा वो कौन सा है सूर्य के बाद? तो ऑप्शन ए सीजियस, ऑप्शन बी बेग, और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये तारा यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी बेगा, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी, या ऑप्शन डी अल्फा सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य के बाद पृथ्वी से जो सबसे नजदीक तारा है वो है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं पिक भी दी हूँ कि ये है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। देख सकते हैं ये हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो पृथ्वी के निकट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अधिक प्रभावित थे? तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी बर्डनसा, ऑप्शन सी लेनिन, या ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिससे महात्मा गांधी अधिक प्रभावित हुए उनकी कृतियों को देखकर, तो वो है लियो टॉल्स्टॉय जो है वो उनकी कृतियों को देखकर महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइस अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा ये करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो युवा यहाँ पे देखिएगा युवाओं को जो कौशल विकास प्रशिक्षण है वो प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जन धन योजना, या ऑप्शन डी दीनदयाल योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री कौशल योजना। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो गैस मैं इसको भी रिवीजन दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले और एसएससी जीडी वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो जो अशोक किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ऑप्शन ए विष्णु गुप्ता, ऑप्शन बी बर्मा गुप्ता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपगुप्त। तो जो बौद्ध साधु उपगुप्त है ये है हमारे बौद्ध साधु उपगुप्त, जिनसे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था गाइस। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ।
तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रसिद्ध कवि, जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मैं इससे भी वीवीआई दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं गाइस ये भी बोलूंगी प्लीज इसे पूरा देखिएगा। मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन सब देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाया जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, और आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है तो प्लीज डेली टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी वालों के लिए। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है वो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे। तो सबके समसामयिक तो थे, लेकिन इनमें से कौन है जिनके समसामयिक नहीं थे। तो ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश के समय अमीर खुसरो वो समसामयिक नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो अपनी राजधानी अपने समय में बदली थी। तो बताइए कहाँ से कहाँ तक बदली थी। तो ऑप्शन ए दिल्ली से वारंगल, ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन सी दिल्ली से विजयनगर या ऑप्शन डी दिल्ली से मुदौरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली से देवगिरी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो बदली थी वो दिल्ली से देवगिरी बदली थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1982 या ऑप्शन डी 1974। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1963 है वो करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कि जम्मू कश्मीर में स्थित, जम्मू कश्मीर में स्थित, ये देखिएगा याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जो स्थित है जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो जमा मस्जिद है वो बिल्कुल ये है, यहाँ पे दी हुई हूँ कि देख सकते हैं ये। तो बताइए किसने करवाया था। तो ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर सूरी, ऑप्शन सी मुबारक खां या ऑप्शन डी सुल्तान सिकंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सुल्तान सिकंदर जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित यही जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था, वो था सुल्तान सिकंदर। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं इसको भी रिव्यू दूंगी कि याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। तो विरूपाक्ष का जो मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो विरूपाक्ष का मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी हुगली या ऑप्शन डी गोदावरी। तो किस नदी के तट पे है ये विरूपाक्ष का, ये देख सकते हैं यही है विरूपाक्ष का मंदिर। मैं इसीलिए यहाँ पे फोटो दी ताकि आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा। तो बताइए विरूपाक्ष का मंदिर किस नदी के तट पे है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तुंगभद्रा। और अगर पूछ ले कि कहाँ स्थित है तो हम्पी में, कर्नाटक के इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में हम्पी के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कि तानसेन जो है, तानसेन याद रखिएगा, जो तानसेन है वो अकबर से पूर्व किसके दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन ए हसन गंगू के, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप के, ऑप्शन सी रामचंद्र के या ऑप्शन डी दुर्गावती। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि तानसेन जो था वो अकबर से पूर्व किसके दरबारी कवि थे। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो रामचंद्र थे वो अकबर से पूर्व तानसेन इन्हीं के दरबारी के कवि थे। ठीक है, रामचंद्र। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 2003 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2002 में या ऑप्शन डी 2001 में। तो राष्ट्रीय वन आयोग की जो स्थापना हुई थी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2003 में जो है राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कि तीस्ता जल विवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीस्ता जो जल विवाद है वो किस देश से संबंधित है। तो गाइज मैं इसको भी वीवीआई दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीस्ता जल विवाद जो है वो किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए
भारत और भूटान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। तो तीस्ता जल विवाद जो संबंधित है भारत और बांग्लादेश से, तीस्ता जल विवाद संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 कि कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो किस पर्वत श्रेणी में है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कैमूर की पहाड़ी है वो किस पर्वत श्रेणी में है। तो ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी सतमाला पहाड़ी, ऑप्शन बी कंचनजंगा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो कैमूर की पहाड़ियां हैं जो वो विंध्यन पर्वत श्रेणी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। गंगा के मैदान का विस्तार डैश से डैश नदी तक है। तो बताइए कि गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो किस नदी से किस नदी तक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन लाई हूँ ताकि उन लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कर सकूं कि जो गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है और मैं इसे वीवीआई भी दूंगी। तो ऑप्शन ए सतलुज और काली, ऑप्शन बी घग्गर और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी घग्गर और तीस्ता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोगों को लगता है कि गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो घग्गर और ब्रह्मपुत्र नदी से मतलब तक है। तो ये बहुत रॉन्ग आंसर है, ये तो कतई नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी घग्गर और तीस्ता नदी। यानी कि गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घग्गर और तीस्ता नदी तक है गंगा के मैदान का विस्तार। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 26। निम्नलिखित में से किसे हरी धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे हरी धातु के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सिल्वर या ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो एल्युमिनियम है उसे हरी धातु, एल्युमिनियम को हरी धातु के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा 27 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें है कि कलिंग का जो युद्ध है, कलिंग का युद्ध वो किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए 604 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व या ऑप्शन सी 1000 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 731 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन नंबर कि अजात शत्रु जो है वो किसका पुत्र था। तो ऑप्शन ए बिंदुसार का, ऑप्शन बी ब्रह्मदत्ता का, ऑप्शन सी बिंबिसार का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बिंबिसार का। बहुत लोगों को लगता है कि अजात शत्रु जो था वो बिंदुसार का पुत्र था, जो कि टोटली ये रॉन्ग है। जो अजात शत्रु थे वो बिंबिसार के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो तो ऑप्शन ए 1875 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1977 में या ऑप्शन डी 1956 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1875 में है वो हमारा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ किया गया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कि कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूत, तो कौन सा जो उत्तक है निम्नलिखित में से जो पौधों को दृढ़ और कठोर बनाता है। तो ऑप्शन ए स्क्लेरेंकाइमा, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन बी पेरिकाइमा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरेंकाइमा जो है वो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मछलियों की जो हृदय में है वो 2 कक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी कबूतर या ऑप्शन सी मगरमच्छ या ऑप्शन डी मछली। तो बहुत लोगों को लगता है कि गर्म
रक्त वाला जो होता है वो मेढक होता है, जो कि ये गलत है। मैं यहाँ पे पिक भी दी हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को कनेक्ट पाएँ और अच्छे से आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो गर्म जंतु वाला जो होता है वो कबूतर होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला हम गाइस हम कोशिश की कि आपको जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना अच्छा आप लोगों को दे सके और जितना आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ उतना आप लोगों के लिए बेहतर है और मैं उसी चीज़ का पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कि किस राज्य में पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है और मैं हाईलाइट भी की हूँ कि कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। तो पहला जो जिस राज्य में स्थापित किया गया था कृषि आधारित सौर ऊर्जा वो था राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में है ना, वहाँ कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। अभी मैं पिक भी दी हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा वो सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ गेहूं सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कि केंद्र सरकार ने कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो ये बहुत हाल का ही क्वेश्चन है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2028 या ऑप्शन सी 2026 या ऑप्शन डी 2027। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सारनाथ पर उत्तीर्ण नहीं? तो गाइस याद रखिएगा कि सारनाथ पे जो है वो कौन सा उत्तीर्ण नहीं है। तो सारनाथ के जो स्तंभ पे जो उत्तीर्ण नहीं है तो मतलब कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी बैल। तो देखिएगा जो सारनाथ का ये जो हमारा सारनाथ है तो सबसे ऊपर तो ये 3 शेर होते हैं और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो बैल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाथी है, ठीक है। और इसके आगे जो दिख रहा होगा वो है घोड़ा है, ठीक है। तो जो कौन सा उत्तीर्ण नहीं है तो हिरण जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सारनाथ के जो स्तंभ पे जो उत्तीर्ण नहीं है वो हिरण है। तो याद रखिएगा गाइस कि हाथी है, बैल है, घोड़ा है, लेकिन हिरण जो है वो हमारे सारनाथ के स्तंभ पे उत्तीर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल जो खेल है, याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1934 में या ऑप्शन सी 1956 में या ऑप्शन डी 1940 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो राष्ट्रमंडल खेल जो पहली बार आयोजित किया था वो 1930 में आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को, यहाँ पे देखिएगा मैं हाईलाइट भी किया कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो किस गवर्नर के काल में? तो ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि जो गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंद्रावती जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन हमारा 41। तो किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालित, देखिएगा मैं हाईलाइट भी की हूँ कि एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो भारत जो है वो एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, वो है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा 42 कि सन 1739 में करनाल की लड़ाई, ये जो करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है कि करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था। तो ऑप्शन ए हेमू ने, ऑप्शन बी नादिर शाह ने, ऑप्शन सी बाजीराव ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करनाल की लड़ाई में जो मुगल सेना को पराजित किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह। नादिर शाह जो थे वो करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को पराजित किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि खजुराहो का जो स्मारक है, खजुराहो का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो का जो स्मारक है वो किस राजवंश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य राजवंश से, ऑप्शन बी चंदेल राजवंश से, ऑप्शन सी शुंग राजवंश से या ऑप्शन डी मुगल राजवंश से। तो ये है हमारा खजुराहो का जो स्मारक है, ये हमारा खजुराहो का मंदिर है, देख सकते हैं स्मारक। तो इसका क्या क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो चंदेल राजवंश के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ था खजुराहो के स्मारक का। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये सब क्वेश्चन पूछता ही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है कि जो शाहजहां है वो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो ऑप्शन ए 1635, ऑप्शन बी 1633 या ऑप्शन सी 1643 या ऑप्शन डी 1653। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कि अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप जो एक लक्षण है वो किसका है? तो समाजवाद का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पूंजीवाद का, ऑप्शन बी साम्यवाद का या ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पूंजीवाद का जो है वो हस्तक्षेप एक लक्षण है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कोई बोधगया में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई सारनाथ में और कोई लुम्बिनी में। तो चलिए हम भी सीखेंगे कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लुम्बिनी में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का रूप नहीं है। तो वर्षण का रूप कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी कोहरा, ऑप्शन सी ओलावृष्टि या ऑप्शन डी हिमपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस याद रखिएगा कि जो कोहरा है वो वर्षण का रूप नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोहरा वर्षण का रूप नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। और ये किसने किया था ये पता होना चाहिए कि ये जो किया था वो अकबर ने किया था, लेकिन कब किया था। तो ऑप्शन ए 1562 में, ऑप्शन बी 1560 में, ऑप्शन सी 1563 में या ऑप्शन डी 1565 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1562 में है वो दास प्रथा का अंत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि जो किस प्रकार की बिजली का उत्पादन जो है वो भारत में अधिक होता है। तो ऑप्शन ए जल बिजली, ऑप्शन बी नाभिकीय बिजली, ऑप्शन सी तापीय बिजली या ऑप्शन डी सौर बिजली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि तापीय जो बिजली है
वो भारत में सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है तापीय बिजली का। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर नहीं दूँगी, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लोगों का कमेंट में आया, तो मैं इसे ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और जिनका सही होगा तो सही है, जिनका गलत होगा मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कुमाऊँ हिमालय जो है, वो किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन ए, किन 2 नदियों के बीच कुमाऊँ हिमालय स्थित है? बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए सतलुज या काली नदी, ऑप्शन बी काली या तीस्ता नदी, या ऑप्शन सी सिंधु और सतलज नदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो इसका जरूर आप लोग कमेंट करिएगा गाइस कि किन 2 नदियों के बीच में कुमाऊँ हिमालय है। और गाइस आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।